जी हाँ, सवाल कायम है, क्या हम कमजोर हैं? क्या दहशतगर्द बार बार धमाके करके हमारे देश के को जख्म दे देंगे और हम चुपचाप रहेंगे? क्या देश की नाकामी यूं ही साबित होगी? आखिर कौन है नाकाम? ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.ए. शर्मा जी, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं आईबी के। आर.ए. शर्मा जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। आपसे एक सवाल, आखिर बार बार धमाके होते हैं, कौन नाकाम लगता है, खुफिया तंत्र या फिर राजनीति? हेलो जी आर.ए. शर्मा जी, आपसे एक सवाल है, जिस तरह से बार बार एक के बाद एक धमाके होते हैं हमारे देश में, क्या लगता है किसका फेल्यूर है? राजनीति, पॉलिटिक्स या फिर हमारा इंटेलिजेंस, कौन फेल है? ऐसा है, बेसिक चीज तो इसमें है कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं जी, खासकर मुशर्रफ के समय से जो नीतियां हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो हिंदुस्तान को तबाह करने की नीतियां हैं जी, और ये जो घटनाएं होती हैं ये पाकिस्तान के जो ऑपरेटिव्स हैं उनके स्लीपर सेल्स होती हैं। अर्थात ऐसे 2-3 आदमियों के ग्रुप हैं जो बरसों बरस चुपचाप रहते हैं और उनको जब वहाँ से कोई ऑर्डर मिलता है काम करने के लिए तब वो एक्टिव होते हैं। शर्मा साहब, तो इस तरह की चीज कर देते हैं। सवाल है कि इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि इस देश में बराबर इस तरह की चीज बनी रहने से देश के बारे में बाहर में छवि खराब होती है और पाकिस्तान का अपना मकसद सिद्ध होता है कि हम नहीं, हिंदुस्तान में खुद ही इस तरह की आतंकी घटनाएं हैं, पाकिस्तान नहीं करा रहा है। शर्मा साहब, ऐसा क्यों होता है जब हमारी सरकार तमाम दावे करती है, कहती है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध सुधर रहे हैं और हमने आतंकवाद पे कंट्रोल पा लिया है और आतंकवादी अब कमजोर हो चुके हैं, ऐसे में ही कोई ना कोई आतंकवादी धमाका हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ भाई, ऐसा ही है, क्योंकि ये जो हम जो कंट्रोल कर लेते हैं तो उसमें जो इनके स्लीपर सेल रहते हैं, जैसे कोई 5 वर्ष पहले आया और यहाँ जम गया, उसका हमें पता नहीं रहता और वो एकाएक उसको जब कुछ वहाँ से आदेश मिलते हैं पाकिस्तान से या उनकी एजेंसी के, तब वो एक्टिव होते हैं। तो जो ऑलरेडी जो नोटिस में आ चुके हैं उनके ऊपर तो कंट्रोल हो जाता है, उनके ऊपर निगाह रहती है, उनके ऊपर हमारी पूछताछ के बाद उसके ऊपर हमारी पूरी ये निगाह रहती है। और जो ऐसे स्लीपर सेल रहते हैं वो उनके ऊपर जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करे या कोई पूछताछ में नहीं आए तब तक वो नहीं होता है। शर्मा साहब, एक बड़ी बात ये है कि इस तरह के जो स्लीपर्स जो सेल होते हैं, इनके जो स्लीपर आतंकवादी हैं, ये इनमें क्या ऐसा एक राजनीतिक, जो भारत में राजनीतिक हालात हैं, हम अफजल गुरु और कसाब तक को फांसी तक नहीं पहुंचा सके, उन्हें बिरयानी खिलाते हैं, क्या इसके कारण भी यह आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रहती हैं और पाकिस्तान उनको जोश दिलाने में कामयाब रहता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी कोई उस तरफ से आता है, पाकिस्तान का जो भी कोई हिंदुस्तान में आता है ऐसी आतंकवादी घटना करने के लिए, उसको ये मालूम है कि अगर यदि उसने पाकिस्तान के कहे अनुसार यहाँ काम नहीं किया तो पाकिस्तान में जाने पर उसकी मृत्यु निश्चित है, वो उसको मार देंगे। हिंदुस्तान में उसका यह है कि उस पर कार्रवाई चलेगी, कानून चलेगा और वो फांसी की सजा होने के बाद भी वो 5 वर्ष 10 वर्ष तक जो है इंतजार करते रहेंगे कि फांसी नहीं हो। ये जो सिचुएशन है, ये एक कारण है जिससे कि पाकिस्तान से आतंकवादी जो है भारत में आने के लिए ज्यादा डरते नहीं है। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा बढ़िया हिंदुस्तान में, वहाँ कम से कम मरेंगे तो नहीं। जी, यानी कि एक आतंककारियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है भारत। बिल्कुल सही। अब ये जो पकड़ कर लाए अभी बाहर से, दुबई से लाए हैं, अब ये आदमी यहाँ 5 वर्ष तक इसका केस चलेगा और आगे उसका अपील और ये करके 10 वर्ष तक ये रहेगा। अगर यही चीज अमेरिका में होती तो वो 2 वर्ष में फैसला करके कोर्ट वगैरह का हटा देते हैं, इनको फांसी दे देते हैं। तो अपनी जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून की व्यवस्था है, उसमें आज की परिस्थितियों के अनुसार वो उचित नहीं लगती है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तन होना चाहिए, ताकि जो लेकिन शर्मा साहब एक बड़ा सवाल उठता है कि अफजल गुरु जैसे को फांसी की सजा भी दे दी गई है लेकिन राजनीतिक निर्णय नहीं हो रहा, तो क्या लगता नहीं है कि पॉलिटिकली हम लोग बहुत कमजोर हैं, कूटनीतिक तौर पे हम लोग बहुत ही कमजोर हैं और जो आतंकवादियों को एक मैसेज देना है, स्ट्रांग मैसेज, वो नहीं दे पा रहे?
हाँ, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक रूप से अपने देश में जो एक क्या कहते हैं एक इस तरह की हवा बन पड़ी है कि जी। इलेक्शन के समय हमें ये फायदा चाहिए, ये फायदा चाहिए, जी। ये फायदा चाहिए, और उसको लेकर हर एक राजनीतिक दल जो है जी। वो कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाती किसी के बारे में भी। और अगर पुलिस अपने लेवल पर कोई कड़ाई से कार्य करती है जी। तो उसके बाद पुलिस की शिक्षा लेवल होती है, पुलिस ने ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो एक डिमोरलाइजेशन का माहौल पूरी जो सिचुएशन है उसमें आया हुआ है। तो क्या लगता है कि कुल मिलाकर राजनीतिक अनिर्णय की स्थिति के कारण हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है? पूरी तरीके से ठप हो चुकी है वो तो नहीं कह सकते, मगर जो कारगर ढंग से इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी जो व्यवस्था है वो उसमें उस पर से लोगों का विश्वास निश्चित रूप से कम होता जा रहा है। और आतंकवादी उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। आतंकवादियों का जो मनोबल है वो बढ़ता जा करके हम भाग जाएंगे, कर जाएंगे, पकड़े गए तो भी तुरंत कोई हमें इनकाउंटर नहीं करेगा, मारेगा नहीं, ये जो उनका मनोबल बढ़ाता है उससे उधर से जो है लोग यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आर्य शर्मा जी, आपका बहुत बहुत। तो प्रताप जी, जिस तरह से शर्मा जी ने बताया, इंटेलिजेंस के रहे हैं कि हम कोशिशें करते हैं, पहली तो स्लीपर सेल अश्विनी ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम जब इंटेलिजेंस के लोगों से बात होती है, सुरक्षा के अधिकारियों से बात, रिलेटेड अधिकारियों से बात होती है, या सेना के लोगों से भी जब बात होती है तो वो बताते हैं कि किस तरह से जब किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है तो उसे बचाने के लिए किस तरह के दबाव आते हैं, और कहा जाता है कि नहीं उस आतंकवादी को हमें जिंदा रखना है क्योंकि हमें उससे कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं हो जाए, और उससे हमें न्यायपूर्ण तरीके से, यानी कि भारत अपनी न्यायपूर्ण छवि पे को लेकर इतना ज्यादा सचेत है कि हमारे लोगों को बार बार मरने के लिए आतंकवादियों के सामने छोड़ देता है। हमारे देश में कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कोई जोरदार कार्रवाई नहीं होती, और उसके चलते जिस तरह से शर्मा जी ने बताया मनोबल बढ़ा हुआ है। आज आमतौर पर एक तफरी की तरह घूमने आता है स्टैच्यू सर्कल में, जैसे कोई आम आदमी जा रहा है और बम रखकर चला जाता है आतंकवादी चुपचाप, और उस आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो ये निश्चित तौर पे हमारे देश में एक चैलेंज बन के उभर गया है। प्रताप जी, बिल्कुल एक बड़ा सवाल ये भी है कि 13 मई 2008 सभी जयपुराइट्स को याद होगा, मंगलवार का वो दिन जब सिलसिलेवार धमाके हुए तो सुरक्षा को लेकर देश में मंथन किया गया था, लेकिन आज वो सब कुछ सिफर नजर आता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी इस आतंकवाद के दंश को झेल चुकी है। 13 मई 2008 को पूरा जयपुर बम विस्फोट से दहल गया था। महज 15 मिनट के दौरान 9 विस्फोट हुए और राजस्थान की राजधानी की सड़कें खून से लाल हो गई। जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, माड़क चौक, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ पर एक के बाद एक विस्फोट होते गए। पूरी राजधानी में खौफ छा गया। इस हमले में 63 लोग मारे गए और 216 लोग घायल हुए। आतंकवादियों ने पहली बार जयपुर को निशाना बनाया था। इंडियन मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जयपुर देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से है और आतंकवादी भारत के पर्यटन स्थल को ही चौपट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जयपुर को निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC। तो एक तस्वीर और हमारे सामने थी जो कि था पास्ट, लेकिन फिर भी ख्याल आता है, सहम जाते हैं तमाम जयपुराइट्स। और इसी तरह से जर्मन बेकरी के बाद जब शिवाजी नगर में, जी हाँ, पुणे के शिवाजी नगर में धमाके हुए तो सवाल खड़े हुए, देश पर सवाल खड़े हुए, क्या हम कमजोर हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रिटायर्ड ADG PN रछोया साहब। जी PN रछोया जी, आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल है, क्या हम कमजोर हैं जो बार बार आतंकवादी दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं? रछोया साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी रछोया साहब। जी, क्या कारण है कि दहशतगर्द बार बार कामयाब हो जाते हैं? पहले जर्मन बेकरी में विस्फोट होता है पुणे की, और फिर शिवाजी नगर में 5 धमाके होते हैं। क्या हम कमजोर हैं? देखिए, मेरी ये मान्यता है जी कि जो है कानून हिंदुस्तान में जो पहले बनाया गया टाडा कानून को अपन ने हटा दिया। अब कानून यदि हट जाता है, और क्योंकि पुलिस हो या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या कोई भी एजेंसी हो जो कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सक्षम है, तो वो केवल कानून में ही काम कर सकती है। मेरी यह मान्यता है कि भारत में सख्त
कानून नहीं है जो कि आतंकवादियों के अगेंस्ट में प्रयोग किया जाए, उसका जो है उसके विरुद्ध आतंकवादियों रचोइया साहब, यहाँ एक सवाल उठता है कि कानून ही केवल कठोर नहीं है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है, क्योंकि अफजल गुरु को फांसी मिल चुकी है लेकिन उसको फांसी पे नहीं लटकाया जा रहा। कसाब के मामले में निर्णय लेने में देरी हो रही है, तो क्या लगता नहीं है कि कानून होते हुए भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है? राजनीतिक इच्छा शक्ति तो डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है जी, क्योंकि प्रजातंत्र में राजनीतिक शक्ति ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं जी। इसलिए आपका ये कहना कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना लाजमी है, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ जी। और राजनीतिक शक्ति यदि कमजोर है, राजनीतिक इच्छा कमजोर है, तो उससे पता पड़ता है कि राजनीतिक सत्ता जो है वो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती जी, चाहे वो आतंकवाद हो या और किसी तरीके का कोई राष्ट्र विरोधी मुद्दा हो। इसलिए राजनीतिक शक्ति तो मेरी मान्यता ये है कि राजनीतिक शक्ति इस प्रजातंत्र की मूल चाबी है। रचोइया साहब, राजनीतिक लोगों को तो आपने इस पे सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ इसका तरीका निकालना चाहिए। रचोइया साहब, एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारे नए गृह मंत्री पदभार ग्रहण करने जा रहे थे सुशील कुमार सिंधे, और उन्हीं के गृह क्षेत्र में इस तरह का धमाका होता है, और वो ये जो धमाका जो भारत में हुआ ये काफी लंबे समय बाद हुआ। तो क्या पाकिस्तान, आईएसआई या आतंकवादी क्या कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये बताने की कोशिश कर रहे थे अब आप जो नया गृह मंत्री आ रहा है उसकी सुरक्षा, उसके घेरे में आप सुरक्षित नहीं है? क्या संदेश देना चाहते थे वो? देखिए, जहां तक मेरा अपना अनुभव है पुलिस सेवा में कार्य करने का और इस तरीके के सिक्योरिटी सुरक्षात्मक कार्य देखने का, मेरी ये मान्यता है कि केवल मात्र जो है पाकिस्तान की आईएसआई या अन्य देशों की जो जासूसी एजेंसियां हैं वही कार्य नहीं करती। भारतवर्ष में खुद में ही यहाँ कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं जी। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर से सपोर्ट तो कई लेती हैं और कई नहीं भी करना लेती। इसलिए जो है देश के अंदर जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, जैसे पूना में हुआ, बम्बई, ये कई जगहों पे हुआ, उसमें पाकिस्तान या उसका जो है रोल कितना है ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता पड़ेगा, परंतु हुआ तो इंडिया में है और किया किसने है? यहीं के लोगों ने कनेक्ट किया है जी। इसलिए जो है आप हेलो जी जी, इसलिए यहाँ का रोल को केवल मात्र हर चीज को पाकिस्तान की आईएसआई से संबद्ध करना अभी मेरे ख्याल में एक उचित कदम नहीं होगा जी। हमें पहले यानी कि रचोइया साहब, आपका मानना है कि देश के भी कुछ ऐसे दहशतगर्द संगठन हैं जो देश में शांति का माहौल नहीं बने रहना देना चाहते, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या कारण है उसके पीछे कारण क्या है? इसमें कोई केवल मात्र दहशत आतंकवादी घटनाओं से ही नहीं होती, बल्कि कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, जातीय संघर्ष हो जाएंगे, धार्मिक संघर्ष हो जाएंगे, इस तरीके की ऐसे रचोइया साहब, ऐसे जो आतंकवादी देशी संगठन है उनका उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे, इस तरह की आतंकवादी घटना करने के पीछे? देखिए, देश के अंदर जो शांति का माहौल है जी और एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जी, उसके अंदर अस्थिरता पैदा करना